बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है। इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए, जो कि कुछ ही दिनों में सितंबर और अक्टूबर के मंथ में 2024 और 25 के सेशन के आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं बच्चों, इसी की तैयारी, इसी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना जो सैंपल पेपर है इसी को डिस्कस कर रहे थे विद सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो ये वीडियो हमारे इसी पेपर के पार्ट नंबर 2 की वीडियो रहने वाली है। अगर आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप जाके जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। और साथ ही पॉलिटिकल साइंस के 5 सैंपल पेपर, ठीक है ना, ये हम लेके आ रहे हैं। तो इनकी वीडियोस भी आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप उन पेपर्स को भी जाके जरूर से देख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा अभी तक। अगर आपको पता है तो आप वीडियो का 2 मिनट का जो पार्ट है उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। देखो पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 मार्क्स का आने वाला है। पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको उसके सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि पैटर्न आपका इसी में होता है। ओके, जैसे कि पेपर में टोटल आपके 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए के अंदर 1 से लेके 12 ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल आपके 12 है एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर 13 से 18 ये आपके 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। सेक्शन सी के अंदर 19 से 23 ये आपके 4 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। और सेक्शन डी के अंदर 24वां क्वेश्चन पैसेज वाला 4 नंबर का होगा, 25वां 4 नंबर का कार्टून और 26वां क्वेश्चन 4 नंबर का मैप रहेगा, ठीक है। और ई के अंदर जो है 27 से 30 ये आपके 6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इन चारों ही क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ओके, आप ध्यान से सुनो। इस पेपर का जो पार्ट 1 था उसमें आपको मैंने सेक्शन ए और बी समझा दिया है, ठीक है, यानी कि एमसीक्यू 2 नंबर के। जो ये हमारी आज वाली वीडियो है ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो है, जिसमें हम सी और डी समझेंगे। फिर आपका पेपर का पार्ट 3 आएगा, उसमें आपको सेक्शन ई समझा दूंगा। सारे लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इस पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाने वाला हूँ। ओके, चलो देखिए, पिछली वीडियो में पार्ट 1 में सेक्शन ए हमने कवर कर लिया था अपना पूरा का पूरा, जिसमें हमारे एमसीक्यूज वगैरह थे, अच्छे तरीके से हमने देखे थे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर बी भी हमने कंप्लीट कर लिया था बहुत अच्छे से, 2 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हो जाता है बच्चों आज के इस पेपर का हमारा सबसे पहला सेक्शन, खंडगा, यानी कि सेक्शन नंबर सी। अब इसमें कैसे क्वेश्चन है, 4 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन, अगर अथवा मिला दें तो टोटल 6 हो जाएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं लिखिए। अर्थात ध्यान से समझिए, हमारे भारतीय संविधान ने शुरुआत में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, टोटल 6 हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें से एक मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था, कौन सा था बच्चों, संपत्ति का मौलिक अधिकार, ठीक है। इस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, कब, 1978 आई थिंक, करेक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है। हटा दिया गया था और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। तो अभी वर्तमान में कितने हैं हमारे पास में, अभी वर्तमान में हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इन मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, तो आइए ध्यान से समझते हैं। ओके बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की। सबसे पहली बात, मौलिक अधिकार हैं तो सिंपल सी बात है, ये वे अधिकार हैं जो हमारे भारतीय संविधान में सूचीबद्ध हैं, यानी कि इन्हें बाकायदा हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद से, अनुच्छेद 14 से लेके 32, ठीक है। उसके बाद आप संविधान में लिखे हैं तो भाई इन्हें लागू करने की जो जिम्मेदारी है, जो विशेष प्रावधान है, वो किस में होंगे, संविधान में होंगे, है ना। उसके बाद संविधान स्वयं इनकी गारंटी लेता है और इनकी सुरक्षा करता है। अर्थात संविधान कहता है कि हमने तुम्हारे मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया है,
हम विशेष प्रावधान लेके आए हैं, हम तुम्हारे मौलिक अधिकारों की गारंटी लेते हैं, सुरक्षा करेंगे, ठीक है। और संविधान ये भी कहता है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो नागरिक न्यायपालिका जा सकता है, ठीक है। जैसे एक मौलिक अधिकार हमारा क्या है कि कानून के समक्ष समानता, ठीक है। अब मान लेते वो रिपोर्ट लिखवाने जाता है, कोई पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखता है कि वो दलित समाज का है वो, या फिर कोई निचली जाति का है, तो ये तो भाई उसके मौलिक अधिकार का हनन हो गया ना, तो वो न्यायपालिका जा सकता है और सीधा का सीधा उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी करवा सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का, अगर आज के टाइम पे कोई किसी दलित को, कोई किसी निचली जाति के व्यक्ति को मंदिर में जाने से रोकता है अगर ब्राह्मण, तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि छुआछूत अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे मौलिक अधिकार है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायपालिका जा सकते हो, ठीक है। मौलिक अधिकारों में अगर कोई परिवर्तन करना है, कुछ भी छोटा मोटा चेंज करना है, तो भाई संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इतनी बड़ी पावर है हमारे मौलिक अधिकारों की, ठीक है, जो भी हमारे 6 राइट्स है हमारे पास में, ओके। उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, वो कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर ऐसा हुआ तो वो सरकार चलेगी नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार है, न्यायपालिका रक्षा करती है, तो सरकार वैसे ही गिर जाएगी अपने आप, है ना, ये चीज है। उसके बाद मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए कानून के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया, यानी कि न्यायपालिका तो रक्षा करेगी ही, साथ ही साथ भारत में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है। भारत का मानवाधिकार आयोग है और वर्ल्ड लेवल पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषता है, ओके बच्चों। तो 4 नंबर में टोटल मैंने 7 पॉइंट बता दिया, आपको ज्यादा नहीं 5-6 लिखने हैं बस, ओके बच्चों। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, यानी कि अवसर, जब भी समाज में कोई अवसर आता है तो उसमें समानता होनी चाहिए, इसका क्या मीनिंग है। तो आओ समझते हैं अच्छे तरीके से, ध्यान से समझना, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, अवसर की समानता की, ओके। देखो समाज में सभी धर्मों के जो लोग हैं, सभी धर्म सभी वर्ग को समान अवसर मिले, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, समाज में सभी वर्गों को समान अवसर मिले, अर्थात जो भी अवसर आता है उसमें धर्म के नाम पे, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के नाम पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने टोटल 100 पोस्ट निकाली हैं, ठीक है, किसी एरिया के लिए। मान लेते हैं कि दिल्ली का जो एनसीआर एरिया है, यहाँ पे टोटल 100 पुलिसकर्मियों की जरूरत है, तो इसके लिए जो है निकाली है 100 वैकेंसी। तो वहाँ पर धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, काले गोरे या फिर किसी आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। सरकार के द्वारा बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, इनको और बेहतर बनाने के लिए कुछ विशेष योजनाएं लागू करती है, जिससे कि वो और विकसित हो सकें। ये अच्छी बात है भाई। देखो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो सरकार का भाई ये कर्म कर्तव्य तो बनता है ना कि उन्हें बाकी अन्य लोगों तक बराबर तक लाया जाए, तो उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाती है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा एक छोटा एग्जाम्पल आप अपने स्कूल में देख लीजिए, जो SC OBC वाले होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या किया जाता है कि वो जो सरकार की तरफ से पैसे आते हैं ना साल में एक बार, वो आप देखोगे तो 2 से 3 गुना मिलते हैं एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के मुकाबले, ठीक है। तो ये भी उनकी एक प्रकार से क्या है, सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, ठीक है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कोई भी नौकरी है या फिर कुछ और है, तो उसमें इनको अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और यहीं पे एक चीज़ आ जाती है आरक्षण की, अर्थात अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी लोग हैं, सरकार ने इनके विकास के लिए सरकारी शैक्षिक संस्थान, सरकारी नौकरियां, इनमें कुछ % की छूट दी हुई है, ताकि ये लोग बाकी समाज के लोगों की बराबरी कर सकें, ठीक है। तो ये होती है अवसर की समानता। तो समझ गए ना अच्छे तरीके से भाई कि अवसर की समानता क्या है, सभी वर्गों को समान अवसर मिले, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो,
सरकार के द्वारा कुछ विशेष योजनाएं लागू की गई और एक आरक्षण वाली बात आ जाएगी। ओके बच्चों, बहुत आसान सा पॉइंट है आपका ये। चलो इंग्लिश मीडियम में देखो, राइट द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के क्या फीचर्स हैं, इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये रहे सारे के सारे। ओके, ये देखो। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये क्या है, तो ये आप सारे पॉइंट इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो एक ही बार में अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 20 की। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, कई बार पेपर में आया है। संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आएगा आपका। ठीक है, तो संसद यानी कि विधायिका, तो पहले तो यही समझ लीजिए कि भाई विधायिका क्या होती है। तो ध्यान से सुनो, हमारे भारतीय संविधान ने, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा 3 पार्ट में किया है। एक विधायिका, दूसरा न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो विधायिका जो है ये सरकार का वह अंग है जो देश के लिए देश स्तर पर कानून नीतियां बनाता है और उसके पास संविधान की कई कार्यकारी शक्तियां हैं। अब कार्य क्या होते हैं भाई संसद के, तो सबसे पहला काम तो यही हो गया कि संसद जो है वो देश के लिए और राज्य के लिए कानून बनाएगी हित में। ठीक है, साथ ही जो कार्यपालिका है यानी कि मंत्री परिषद, मंत्री वगैरह जो है, इन पे नियंत्रण रखेगी ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, इसके वित्तीय कार्य हैं, आपने देखा होगा कि हर साल एक बजट आता है। अभी कुछ ही शायद 1-1.5 महीने पहले ही बजट आया था। ठीक है, शायद जुलाई के स्टार्टिंग में ही, तो वो किसने दिया, संसद ने दिया है। साथ ही संविधान संशोधन, संविधान का अनुच्छेद 368 ये कहता है कि अगर संविधान में कुछ भी संशोधन करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, कौन कर सकती है, संसद करेगी। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन संबंधी कार्य। अब आप कहोगे कि संसद किसे चुनती है, तो संसद चुनती है राष्ट्रपति को, है ना, संसद राष्ट्रपति को चुनती है और राष्ट्रपति राज्यपाल को चुनता है। इस प्रकार से देश के स्तर पर विभिन्न समूहों आदि के लिए बहस का मंच है। अब आप ये कैसे कह सकते हो बहस का मंच है, क्योंकि जो लोकसभा होती है वो आम जनता का सदन है ना, हम जिसे चुनते हैं वही तो लोकसभा में जाता है। अब लोकसभा में ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही जाति के, एक ही धर्म के लोग पहुंच जाएंगे, नहीं, वहां पे विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों के लोग पहुंचते हैं, तो इसीलिए ये एक बहस का मंच भी है। ठीक है, विदेश नीति यानी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी नियंत्रण रखती है ये। ठीक है, तो ये होते हैं संसद के जो मेन काम होते हैं। समझ गए बढ़िया तरीके से क्या क्या है। सबसे पहला, देश राज्य हित के हित में कानून बनाओ, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाओ, कार्यपालिका पे नियंत्रण, बजट पारित करना, संविधान में संशोधन करना, निर्वाचन संबंधी कार्य हो गए, बहस का मंच प्रदान और विदेश नीति पे नियंत्रण। ओके बच्चों, चलिए इंग्लिश में देखो, राइट द मेन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर। तो क्या होती है ये और इसके मेन फंक्शंस क्या है, यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, और ये प्रश्न आपको बहुत ही, ये कह सकते हो कि डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन है आसान। कैसे, क्वेश्चन है, संविधान सभा देश का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, कथन को सिद्ध कीजिए। अर्थात जब भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ, ठीक है, तो उस समय हमारी जो भारतीय संविधान सभा थी वो पूरे देश का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। अर्थात उसमें सभी धर्म, जाति इत्यादि के लोग नहीं रहे थे, उस पर दबाव था, जल्दबाजी में था, ऐसा कुछ कुछ है। एक प्रकार से ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की कमियां लिखिए, अर्थात संविधान सभा के गठन में क्या क्या कमियां रहेंगी वो बताइए। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसीलिए ध्यान से समझो। तो संविधान सभा के गठन में क्या कमियां थी, तो सबसे पहली कमी तो थी भाई अत्यधिक दबाव। कैसे दबाव, क्योंकि जो अब हमारी संविधान सभा बनी थी, ठीक है, तो उस समय भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, इन पर सरकार का, जनता का और आज़ादी की चिंताओं का अत्यधिक दबाव था। अर्थात 1946 में जब हमारी संविधान सभा बनी थी तो उस समय की सरकार, उस समय की जनता ने इतना दबाव डाला संविधान सभा पे कि जल्दी से जल्दी संविधान बनाया जाए, और संविधान सभा के सदस्यों को भी चिंता थी अपनी आज़ादी को लेके, तो दबाव में हमारा संविधान बनाया गया, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। दूसरी कमी थी प्रभुसत्ता की कमी। अर्थात संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे, कितने थे टोटल, 389 मेंबर्स। शुरुआत में जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसने बताया कि 389 सदस्य रहेंगे,
तो वो जो सदस्य थे ये 389, इन्हें भारत की जनता ने नहीं चुना था, बल्कि 1935 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे भारत में, उन लोगों ने इनको चुना था। ठीक है, तो भाई प्रभुसत्ता यानी कि जनता की भागीदारी संविधान सभा के सदस्यों को चुनने में नहीं थी। दूसरी कमी। तीसरी कमी है कांग्रेस का वर्चस्व, अर्थात ऐसा देखा गया कि जब भारत का विभाजन हुआ और टोटल संविधान में सदस्य संख्या 299 रह गई, और इस समय जो संविधान में भारत में जो चुनाव हुए थे, ठीक है, भारत में जो चुनाव हुए थे उसमें 82% जो सीटें थी वो कांग्रेस की थी, अर्थात संविधान में देखा जाए तो 250 प्लस जो मेंबर्स थे वो कांग्रेसी थे। तो भाई कांग्रेस का वर्चस्व संविधान सभा में, ये हो गई तीसरी सबसे बड़ी कमी। चौथी कमी थी प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण। कैसे? देखो, कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था कि जो देसी रियासतें होंगी उनके पास में, नहीं कैबिनेट मिशन नहीं, जो अंग्रेजी अफसर थे उन्होंने कहा था कि जो देसी रियासतें होंगी इनके पास में 3 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला कि ये देसी रियासतें या तो आने वाले पाकिस्तान में मिल जाएं, या तो भारत में मिल जाएं, या फिर अपना एक अलग देश बना लें। ठीक है, तो देसी रियासतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सका, तो प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण हो गया। पांचवा, धार्मिक विभिन्नता, अर्थात ऐसा देखा गया कि सभी धर्मों के लोग चलो ठीक ठाक मात्रा में थे, लेकिन उन 389 मेंबर्स में से अनुसूचित जातियों के मात्र 28 सदस्य थे, जबकि उस समय इनकी जनसंख्या भारत में कई लाखों में थी, और उन लाखों का प्रतिनिधित्व कितने कर रहे थे? केवल ये 28 सदस्य। तो भाई धार्मिक की विभिन्नता थी। और छठा एक पॉइंट और आ जाएगा कि इस संविधान सभा में जो महिलाएं थीं इनकी भी कमी थी, क्योंकि महिलाओं को भी इलेक्ट इसमें किया जाना चाहिए था, भले ही 1/3 या फिर कुछ % तो करते, लेकिन किया ही नहीं इन्होंने बिल्कुल भी, है ना। ये चीजें हैं। तो संविधान सभा के गठन में ये कमियां थी। कौन कौन सी कमियां बताओगे? अत्यधिक दबाव था, प्रभुसत्ता की कमी थी, कांग्रेस का वर्चस्व देखा गया, प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण और धार्मिक विभिन्नता। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन इसी का इंग्लिश में कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग द कंट्री प्रॉपरली। तो क्यों था? क्योंकि एक्सेसिव प्रेशर था, साथ ही लैक ऑफ सोवरेनिटी था, एंड डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस देखा गया। ठीक है, एम्पावर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोविंसेस था, एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी थी। ओके, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत बढ़िया प्रश्न है और कई बार पेपर में आया है, इवन 6 नंबर में भी आता है कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसको विस्तार से लिखिए। ओके, तो आइए ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी कर देता है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिक सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। अर्थात चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ही ये जो प्रणाली है इसके तहत पार्टियां क्या करती हैं, अपने जो प्रत्याशी होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उसकी एक लिस्ट जारी कर देती है और उन्हीं को चुन लेती है अपनी सीटों के हिसाब से। अब आ रही आती है इसकी विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता इसकी ये है कि इस प्रणाली के तहत किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, अथवा पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे हमारा देश भारत है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भारत नहीं, इजराइल मानते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम इजराइल ले लेते हैं, इजराइल। ओके, एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे इजराइल। तो इजराइल जो है इसे इस प्रणाली के तहत पूरे के पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र गिन लिया जाएगा। ठीक है, और इस एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, जबकि हमारी जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाली प्रणाली है, सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, उसमें क्या होता है कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक से कई चुने जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मतदाता है यानी कि हम जो आम जनता है, ये पार्टी को वोट देंगे, किसी प्रत्याशी को नहीं। जैसे हम अपने भारत में जब वोट देते हैं तो हम देख के देते हैं ना कि इस पार्टी का ये सदस्य खड़ा है, तो हम वो जो ईवीएम होती है उस पर बटन दबा देते हैं। लेकिन इसमें हम किसी व्यक्ति को नहीं, पार्टी को ही वोट दे देते हैं। ठीक है, हर पार्टी को
प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल हो जाती हैं और विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत मिलता है और वही सरकार बनाता है, जैसे कि इजराइल, नीदरलैंड, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो ये होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। सर जी थोड़ा सा एक बार ना रिवाइज करवा दो। चलो रिवाइज करो। देखो क्या होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। सबसे पहली बात, चुनाव से पहले ये हर एक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी कर देती है, ठीक है, और फिर उनमें से उतने व्यक्ति को चुन लेती है जिससे जितना कि सीटों का कोटा उसे मिलता है। इसके तहत एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान सकते हैं या फिर पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मतदाता पार्टी को वोट देता है, हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती हैं और विजयी उम्मीदवार को वोट का बहुमत हासिल हो जाता है। इजराइल, नीदरलैंड इसके एग्जाम्पल है। हो गया सर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो इंग्लिश में देखो, व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, राइट इन डिटेल। क्या होता है इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। एक ही बार में पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको दे दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ चला गया, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत इजी। प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत लिखिए, अर्थात प्रधानमंत्री के पास में बहुत सी पावर्स होती हैं, है ना, तो इन पावर्स के स्रोत क्या होते हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, मंत्री परिषद पर नियंत्रण, अर्थात प्रधानमंत्री जो है ये मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखता है। कैसे, जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है, ठीक है, क्या करता है, अपने पद की जब शपथ ग्रहण करता है तभी मंत्रिपरिषद आती है अस्तित्व में। वही चुनता है कि उसके कैबिनेट में कितने व्यक्ति मंत्री होंगे, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। तो मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण बहुत बड़ी पावर है। दूसरा, लोकसभा का नेतृत्व। अब ये कैसे कह सकते हो, इसलिए क्योंकि लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत मिली होगी, ठीक है, उसी दल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, तो एक तरीके से लोकसभा का नेतृत्व करता है। तीसरा है मीडिया तक पहुंच, यानी कि लोकतंत्र का जो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, प्रेस, उससे किसकी पहुंच होती है। चौथा, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार। जब चुनाव होता है तो उस समय क्या होता है, सोशल मीडिया या फिर अन्य तरीके से उसका जो व्यक्तिगत उभार है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, सरकार की केंद्रीय धुरी होना। केंद्रीय धुरी का मतलब क्या हो गया कि सरकार का सबसे मुख्य व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करना, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, ये संसद के दो पार्ट हो गए, और राष्ट्रपति, इसके बीच में सेतु का काम करना। और जब भी प्रधानमंत्री विदेशी यात्राओं पर जाते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोई सम्मेलन होता है तो इसमें एक राष्ट्रीय नेता की छवि उभरती है, तो ये भी किसकी पावर का सोर्स है। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत। आ गया समझ। चलो इंग्लिश में देखो यहाँ पे, राइट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या क्या है इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर का खंड नंबर डी, जिसमें पैसेज, कार्टून और मैप बेस्ड हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन 24 की, जिसमें हमें गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ना है और फिर आंसर देना है। तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं कि आखिर इसमें दिया क्या गया है। सबसे पहले, आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ठीक। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, परंतु बहुत देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से और बड़े संघर्ष के बाद में मिला। यानी कि बात हो रही है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। ओके, तो क्वेश्चन क्या बनते हैं, आइए। सबसे पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो अब MCQ है, तो जो हमारा वोट देने का अधिकार है वो क्या है कि जो 18 वर्ष यानी कि 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार कहलाता है। ठीक है, अब वोट का अधिकार एक कैसा अधिकार है, क्या ये एक वैधानिक अधिकार है, कानूनी है, मौलिक है या फिर सांस्कृतिक है। तो देखो, मौलिक भी नहीं है, सांस्कृतिक भी नहीं है,
और कानूनी तो भाई मौलिक के अंदर ही आ जाता है, तो ये भी नहीं है। तो बचता क्या है, ये एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मताधिकार की आयु जब ये लागू हुआ था तो शुरुआत में 21 साल थी, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि मैच्योरिटी जो है वो 2-3 साल पहले तक में आ जाती है, और ज़रूरी है वोटर्स को बढ़ाने के लिए कि आयु को कम किया जाए, तो इसको 21 से कम करके 18 कर दिया गया। तो ये आयु कब की गई, 21 से 18, फटाफट से सोचो, 21 से 18 आयु कब की गई? तो ये हुई थी बच्चों 1989 में। ओके, उसके बाद भारत में आम चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? अरे सर ये तो बहुत आसान है, सिंपल सा, 5 साल में एक बार में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे 1-2। अब इंग्लिश में देख लीजिए, ये आपका पैसेज है, व्हाट इज यूनिवर्सल अर्थ सरफेस? तो ये है भाई आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राइट टू वोट, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। व्हेन वाज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? तो ये 1989 में हुआ था। एंड इन हाउ मेनी ईयर्स जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया? तो ये 5 ईयर्स में होते हैं। ओके, चलो आप देखो क्वेश्चन 25, ध्यान से समझ लो एक चीज, पेपर में 100% ये श्योर है कि आपका मैप जो है ये द्विसदनीय राज्य पद्धति वाले जो टोटल 5 राज्य हैं, पहले 6 थे 5 हो गए, उन्हीं से संबंधित आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपको क्या करना है, किन्हीं 4 राज्यों को चिन्हित करके उसका नाम लिखना है। ओके, तो ये मैप है, इसमें से आपको जो टोटल 5 से 6 जो राज्य वो यहाँ पे चिन्हित करके बताने हैं। तो कौन कौन से, आओ दिखते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर, तो सबसे पहला यहाँ पे है भाई यूपी। ओके, फिर दूसरा आता है आपका यहाँ पे बिहार। ठीक है, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तेलंगाना, पांचवा कर्नाटक, और छठा है आंध्र प्रदेश। अब खाली वाले मैप में देखो, आपको बताता हूँ। सबसे पहला था हमारा यहाँ पे भाई यूपी। ओके, दूसरा यहाँ पे है बिहार। ठीक, तीसरा है महाराष्ट्र। ओके, चौथा तेलंगाना, पांचवा कर्नाटक, और छठा, ये छठा क्या था आपका, एक सेकेंड लेट मी चेक। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो ये था आपका मैप, ठीक है ना, और यही टोटल 6 जगह आएंगी आपके मैप में। बस हो गया सिंपल सा आपका मैप कंप्लीट, यही मैप आएगा और कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कार्टून का अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देने। तो इस कार्टून को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है बेसिकली एक कार्टूनिस्ट ने बनाया है कि एक व्यक्ति है और इसने लात मार के इस व्यक्ति को ऊपर भेज दिया है, और यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट से कुछ इस प्रकार से। ओके, तो ये कौन है, ये आई थिंक राष्ट्रपति है और ये है राज्यपाल। ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भाई राज्यपाल को कौन चुनता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति चुनता है। कौन? राष्ट्रपति। ओके, उसके बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? चलिए अब ये क्वेश्चन कमेंट में बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में छोड़ता हूं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताओ कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है ऐसा? 54, 56,